आपसे क्या पूछ रहा है कि झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं से लगा हुआ है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है प्यारे बच्चों, सही क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिएगा। तो बिहार जो है, मतलब बिहार लगा हुआ है। क्या क्या? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बिहार लगा हुआ है। एक बार अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से आप लोग यहां देखेंगे, बात सर झारखंड की है, तो झारखंड का मैप बनाइए सर। झारखंड का मैप सर, ये पाकुड़ के पास से आ गए क्या सर? सर धनबाद के पास निकल गए क्या सर? सर पूर्वी सिंहभूम के पास आ गए क्या? ये पूर्वी सिंहभूमि के पास आ गए क्या? आइए जरा सा देखते हैं फिर से। ठीक, ये आपका कहां सर? ये आपका पाकुड़ के पास आ गए सर, धनबाद के पास आ गए, और धनबाद के पास से इधर पूर्वी सिंहभूमि से इधर लेते हुए सर ये गढ़वा वाला रीजन जो है सर उत्तर प्रदेश से लग रही है ये सीमा। ये आपका क्या हो गया भाई? आपका झारखंड हो गया। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? झारखंड हो गया। और झारखंड में यहां सीमा किससे लगती है सर? उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे? यूपी से सीमा लगती है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना। किससे सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश से। इधर किससे सीमा लगती है? बिहार से ही तो अलग हुआ था। किस राज्य से आपका झारखंड अलग हुआ था? बताओ किस राज्य से अलग हुआ था? साहब बिहार से अलग हुआ था। तो उत्तरी सीमा ही तो पूछ रहा था, उत्तर में बिहार लगता है। और कभी आपसे पूरब पूछ ले तो पूरब में वेस्ट बंगाल बैठा है, कहता है पश्चिम बंगाल हम तुम्हारे पूरब के साथी, हम तुम्हारे पूरब के साथी, हम तुम्हारे पश्चिम के साथी। कौन कह रहा है? छत्तीसगढ़ कह रहा है प्यारे बच्चे, छत्तीसगढ़ कह रहा है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ कह रहा है। और फिर उसके बाद बेटा नीचे हो जाता है आपका उड़ीसा। बोलो क्या? उड़ीसा। नीचे आपका दक्षिण में क्या हो जाता है? उड़ीसा। तो उत्तर में बिहार हो, जिसके पूरब में पश्चिम बंगाल, जिसके पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और जिसके दक्षिण में है उड़ीसा, उसका नाम है प्यारे बच्चे क्या? झारखंड। क्या इतनी बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखना। और बात जब किसकी हो? झारखंड की हो, तो झारखंड की कैपिटल तो सभी जानते हैं क्या है सर? रांची। अच्छा ये तो सर बड़ी सिंपल सी बात हो गई, ये तो हमें भी पता है। अच्छा कोल कैपिटल बता दो। कोल कैपिटल मतलब होता है सर कोयला राजधानी। बताओ कोयला राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो कोयला राजधानी हो जाएगी धनबाद। धनबाद, धनबाद आपकी कोयला राजधानी हो जाएगी। धनबाद आपकी कोयला राजधानी हो जाएगी। याद रखना बेटा, ताम्र राजधानी, ताम्र राजधानी की बात की जाए तो ताम्र राजधानी बेटा आपकी घटशिला हो जाएगी। कौन सी? घटशिला आपकी ताम्र राजधानी हो जाएगी। अच्छा एक और राजधानी, कांच राजधानी कौन सी होगी? बोलो कांच राजधानी, कांच राजधानी, कांच राजधानी बताइए। क्या लगता है प्यारे बच्चों, कांच राजधानी कौन सी हो जाएगी? कांच राजधानी बताना है तो कांच राजधानी आपकी बताना है। बहुत बढ़िया। एल्युमिनियम राजधानी कौन सी? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो बेटा आपको पता है बहुत अच्छे से, मुरी। कांच आप बताओ, कांच बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगढ़, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, वेरी गुड, रामगढ़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परागमन करता है, परागमन करता है। भैया पूर्वी सिंहभूम का, सरायकेला खरसावां का, पश्चिम सिंहभूम का, या उपयुक्त सभी का? विच वन इज द राइट आंसर? पूछा गया प्रश्न है उत्पाद सिपाही में आपका। प्यारे बच्चे आज अपने आप को आजमाओ कि कितना प्रश्न बन रहा है, कितना प्रश्न बन रहा है। एक बार सभी बच्चों को खुद को आजमाना है कि झारखंड जीके में आप कितने प्रश्न कर ले जा रहे हो उत्पाद सिपाही के अंदर। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, उपयुक्त डी। और सभी लोग लास्ट में अपना आज जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसका स्कोर जरूर कमेंट कर देना, उपयुक्त सी। अच्छा मैं इसके साथ रिलेटेबल क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूं ताकि प्यारे बच्चे, वरना मैं सिर्फ आता टिक लगाता आगे बढ़ता जाता, एक दिन में पूरा पेपर खत्म। लेकिन वो जरूरी नहीं है, उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो ज्यादा जरूरी है बच्चा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक। अच्छा हाईकोर्ट कहां है? तो हाईकोर्ट तो भैया आपके रांची में है सर, रांची में। उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। और झारखंड का जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, तांबा जो है ना, ये तांबा किसके लिए फेमस है बच्चों? जो तांबा है, जो कॉपर है, तांबा के लिए ढाल भूम क्षेत्र फेमस है। और ढाल भूम क्षेत्र कहां है बताओ? ढाल भूम क्षेत्र कहां है? तो आप कहेंगे पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहां स्थित है बच्चों? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है ढाल भूम। ये ध्यान रखना। क्लियर है? यस और नो? क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है
बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। किसकी सहायता से बना है? आपका बोकारो इस्पात संयंत्र। जी हां, ये भारत देश का चौथा इस्पात संयंत्र था और जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। ये किसकी सहायता से? जी, यूएसएसआर बोलते थे इसे, यूएसएसआर बोलते थे। यही रूस आज के समय में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, इसी विघटन के पश्चात जो है रूस इससे बना था। तो ध्यान रखना, जो सोवियत संघ होगा प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विच वन इज द राइट आंसर? सोवियत संघ आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है? आप सीधे से कहेंगे सर बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, जिले में। कौन से जिले में बेटा? बोकारो जिले में स्थित है। ये याद रखना, किस जिले में? बोलो, बोकारो जिले में स्थित है। कब बेटा? 1964 में इसे लिमिटेड कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था। 1964 में लिमिटेड कंपनी के तौर पर, लिमिटेड कंपनी के, ध्यान रखना, स्थापना की नहीं, लिमिटेड कंपनी के तौर पर कब स्थापित किया गया था? ये पूछ ले, तौर पर स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था, ये बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? इसके बाद बेटा आपसे एक टाटा स्टील बहुत पूछता है, तो बताइए टाटा स्टील लिमिटेड कहां पर है? टाटा स्टील लिमिटेड आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे सर ये जो टाटा स्टील लिमिटेड है ना, ये टाटा स्टील लिमिटेड, ध्यान रखना कहां है टाटा स्टील लिमिटेड? तो बेटा आपका टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर में है। जमशेद जी टाटा याद आ रहे होंगे, जमशेदपुर में है। ये भी प्रश्न पूछे तो बना ले जाना, ठीक है बच्चों? क्लियर है? बहुत बढ़िया, इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न देखो और उत्तर करने की कोशिश करना बच्चों। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाइयों, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, वे निम्न के नेता थे। किस जनजाति से उनका संबंध था, ये आपको बताना है। भोगवा वंश मैं बता दे रहा हूं, आप जनजाति बता देना। क्या संथाल जनजाति थी, खरवार जनजाति थी, सबर जनजाति थी, या इनमें से कोई नहीं? विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है प्यारे बच्चों सही कौन सा हो जाएगा आपके हिसाब से? जो उत्तर है वे प्यारे बच्चे कौन सा सही हो जाएगा? जो खरवार जनजाति है, बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे बच्चों। खरवार जो जनजाति आप लोग दे रहे हैं उत्तर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा सही हो जाएगा? खरवार जनजाति। बहुत सुंदर प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा उत्तर आप लोग दे रहे हैं। देखिए बात जब खरवार जनजाति की हो तो झारखंड के ये स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन बेटा? आपके नीलांबर और पीतांबर, ये कौन थे? तो ये झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। 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 याद रखिएगा किसके स्वतंत्रता सेनानी थे? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। बेटा याद रखना 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, 1857 में ईस्ट इंडिया, जी ये भारत का क्या था? प्रथम आंदोलन था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी, जिसकी मदद से वो लोग रूल कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। किसने? नीलांबर पीतांबर ने खिलाफ किया था विद्रोह। ध्यान रखना, विद्रोह किया था इन्होंने। बेटा इनका जन्म कहां होता है? जन्म इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार। तो जन्म आप बोलेंगे सर लातेहार जिले में होता है। कहां होता है? लातेहार जिले में, लातेहार जिले में जन्म होता है। ध्यान रखिएगा। बेटा किस वंश से संबंधित थे? तो भोगता वंश से संबंधित थे। भोगता वंश से संबंधित थे। केमोसेन्या, इनके गांव का नाम क्या है बेटा? लातेहार जिलों में पड़ता है केमोसेन्या गांव पड़ता है। केमोसेन्या ये गांव पड़ता है बेटा कहां पर? लातेहार जिले में। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर रखेंगे बच्चों इतनी बातें? बहुत बढ़िया। आज वाइस की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बच्चों, आज सब कुछ सही चल रहा है ना? एक बार बताते रहना। जोहार साथियों, जोहार। चलो फटाफट एक बार बता दो कि हाँ जी सब कुछ क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई लातेहार जिले में जन्मे, केमासेन्या गांव के जन्मे, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में, जी हां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले कौन थे? आप कहेंगे नीलांबर और पीतांबर थे प्यारे बच्चों। एज इट इज, अगर आपसे नीलांबर पीतांबर के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा किस टॉपिक पर भी ध्यान दे लेना है। आपका उत्पाद सिपाही के लिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों।
ठीक है, यानी जो फेमस नेता रहे हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित, उनके बारे में जरूर पढ़ना है सभी को। बेटा पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर है, उद्योग से बेटा आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए क्या लोहरदगा जिला है, पाकुड़ जिला है, चतरा है या कोडरमा जिला है? विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है सही कौन सा हो जाएगा आपके लिए? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना, ऊपर नीचे ऑप्शन ABCD ऊपर नीचे लिख रखी है, बुद्धि खुली होनी चाहिए, गलत उत्तर कोई नहीं करेगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। क्या भैया? पाकुड़ आपका कौन सा हो जाएगा? पाकुड़। झारखंड का जब मैप देखते हैं ना सर, ये आपका झारखंड का क्या है बेटा? मैप मान लो ये झारखंड का मैप है, तो बेटा ये जो साहिबगंज जिला है ना, कौन सा जिला? साहिबगंज जिला। ये आपका जो साहिबगंज जिला है, इसी साहिबगंज से अलग होकर एक जिला बना था, जिस जिले का नाम क्या था? बोलो। पाकुड़ जिला था सर, यही पाकुड़ जिला था, यानी उत्तर पूर्वी लोकेशन है। इस जिले की लोकेशन कहां है बेटा? उत्तर पूर्वी लोकेशन है। बात पाकुड़ जिले की है ना, बात पाकुड़ जिले की है। इसकी लोकेशन क्या है बेटा? उत्तर पूर्व में इसकी लोकेशन है, उत्तर पूर्व में बेटा इसकी लोकेशन है। ये 28 जनवरी कब बना बेटा? 28 जनवरी 1994 1994 में बना। और एक बात ध्यान रखना, ये नया जिला बना था, किससे अलग होकर? नया जिला साहिबगंज से अलग होकर जब बना था। कौन सा बेटा? साहिबगंज से अलग होकर, गंज से अलग होकर। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है? मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा? प्रश्न अगला चित्रकला शैली से प्रश्न पूछा गया है आपसे। किससे पूछा गया है जी? बहुत बढ़िया, इधर देखना प्यारे बच्चे, बुद्धि आंख खुली होनी चाहिए। निम्न में से एक जिला, ठीक है, पलामू नहीं होगा बेटा, टीकूगिरी, इधर देखो, कॉपी पेस्ट है। चलो हाँ, और सभी ना टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना, PDF वगैरह वहां भी शेयर करता रहता हूं, झारखंड से जुड़ी सारी अपडेट प्यारे बच्चे वहां पर डालता रहता हूं, तो PDF बिल्कुल। बेटो इधर देखो बच्चों, चित्रकला की एक शैली है, कौन नहीं है? नहीं है वाले प्रश्नों पर विशेष रुचि रखना, क्योंकि इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए 3 ऑप्शनों की, और जो नहीं है उसका पता होना चाहिए। तो ध्यान देना इधर, ये आपका उरांव भित्ति चित्र है, जादो पटिया है, लहसुआ है या संथाली भित्ति चित्र है। अगर तुमने कर्मा नृत्य मेरे साथ पढ़ा है तो तुम्हें लहसुआ याद आ रहा होगा। उरांव भित्ति चित्र है, जादो पटिया ये भी एक चित्रकला शैली है, संथाली भित्ति चित्र ये भी एक, जी हाँ, शैली है। लेकिन बेटा जो आपका लहसुआ है, ध्यान रखना, क्या जो आपका लहसुआ है, ये लहसुआ नहीं है बेटा। ये किसका प्रकार है? ये कर्मा नृत्य का प्रकार है बेटा। कर्मा नृत्य के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक तो कर्मा पर्व होता है, दूसरा कर्मा नृत्य होता है। जो कर्मा नृत्य है बेटा, इसके 2 प्रकार होते हैं बेटा, एक तो लहसुआ नृत्य, एक तो लहसुआ नृत्य और दूसरा खरे। दूसरा क्या होता है बेटा? खरे। दूसरा क्या होता है? खरे। तो ये 2 प्रकार होते हैं, इन्हीं प्रकारों में से एक प्रकार है कर्मा का लहसुआ। तो लहसुआ क्या कोई एक शैली होगा, चित्रकला शैली? नहीं। क्लियर है बच्चों? चलो ध्यान देना, इधर देखना बच्चों, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग का स्वामी है। बताइएगा 40%, 15%, 30%, 55%, विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है सही कौन सा हो जाएगा? सॉरी, झारखंड का समग्र खनिज संसाधनों में लगभग का स्वामी है। भाई झारखंड आपका प्यारे बच्चों 40% है, कितने प्रतिशत का स्वामी है? 40% का। झारखंड में वन क्षेत्र कोई बताएगा? है कोई क्लास के अंदर धुरंधर जो ये बता दे कि झारखंड में जो सर वन क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत है? आप कहेंगे सर जो वन क्षेत्र है ये आपका 29.61% है। कितना है? 29 क्या ये 33% है? एक स्टैंडर्ड जो मानक होता है? नहीं प्यारे बच्चों, ये 29% है। ध्यान रखना, 29.61% है। और बेटा अगर वर्ग क्षेत्रफल में बात की जाए, कितने वर्ग किलोमीटर में, कितने वर्ग किलोमीटर में
ये आपका फैला हुआ है। ये पूरे भारत वर्ष का लगभग, मतलब अगर झारखंड में 100% भूमि है तो उसमें 29.61% आपका वन क्षेत्र है, और पूरे क्षेत्रफल का 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वन क्षेत्र है। बेटा कोयला भंडार में क्या झारखंड प्रथम है? बताओ, कोयला भंडार में झारखंड प्रथम है? हाँ जी सर, कोयला भंडार में प्रथम है। बेटा लोहे में क्या नंबर है? लोहा का जो लोहा है, लोहा में सेकंड नंबर है। बेटा ध्यान रखना, तांबा अयस्क में, तांबा का जो अयस्क है, तांबा अयस्क में तीसरा नंबर है, तांबा अयस्क में थर्ड नंबर है। क्लियर है बच्चों? आई बात समझ में? यस और नो एक बार बता देना कि हाँ जी गुरुजी इतनी बात सही है तुम्हारी, आगे बढ़ जाना अब तुम, और हमें डेली ऐसे सारे प्रीवियस ईयर करा देना, आनंद आ जाएगा जी। ये सीरीज ही इसीलिए शुरू की है कि बेटा किसी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर परिणाम मंत्रा ऐप पर डाल दूंगा, सारे पेपर के तुम्हें यहां पर चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना। ठीक है भैया, इधर देखो, झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। कौन सा? कोयला है, लौह अयस्क है, तांबा है या बॉक्साइड है? विच वन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों? एक बार बता दीजिए। विकास कुमार जी, कोमल वर्मा, बताइए बेटा क्या लगता है सही क्या हो जाएगा? झारखंड में भारत का 26% आरक्षित भंडार है। फॉर व्हाट? किसका है? कोयला है, लौह अयस्क है, तांबा अयस्क है, बॉक्साइड है? बोलो इधर। तो आपका 26% बात आ जाए तो एक ही उत्तर आएगा, कौन सा? लौह अयस्क। ध्यान देना इधर, विच वन इज द राइट आंसर? बहुत सुंदर, क्या सुंदर सुंदर उत्तर दे रहे हो तुम लोग भी। सर लौह अयस्क है। बॉक्साइड वालों, हाँ मृत्यु क्यों नहीं आ रही है? इधर देख लो, हाँ लौह अयस्क समझ लो, इतनी बार पढ़ाया है लेकिन फिर भी गलत करेंगे सर हम। कोयला, कोयला टोटल कितना है? कोयला ये देखो, कोयला, कोयला भंडार ज्यादा है ना बेटा, तो आरक्षित भंडार इसका 27.3%, 27.3%। बेटा तांबा, तांबा तीसरे नंबर पर है ना, तो 18.5%। ये बेटा कुछ आंकड़े ले लो, लेते जाओ, आगे बढ़ जाओ। इधर देखो, इधर, हाँ आगे बढ़ो। दो शर्म कौन शर्म करवा रहा है हमें? इधर देख लो, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है व्हाट? 76.24%, 56.42%, 66.41% या आपका 62.41%। विच वन इज द राइट आंसर? हाँ इधर देखो, इधर देखो और सही उत्तर करना है। क्या बात है, बड़ा सुंदर उत्तर आ रहा है लगातार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बेटा 66.41% झारखंड राज्य की साक्षरता दर है। अच्छा पुरुषों की साक्षरता बताना कितनी है, महिलाओं की साक्षरता बताना, पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर बताना। जो आपका पुरुष साक्षरता दर है, जो पुरुष साक्षरता दर है, और जो बेटा आपकी महिला साक्षरता दर है, एक तो आपकी पुरुष साक्षरता दर है, दूसरी आपकी महिला साक्षरता दर है। ध्यान रखना बच्चों, एक आपकी पुरुष साक्षरता दर है, दूसरी आपकी महिला साक्षरता दर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान देना, जो आपकी पुरुष साक्षरता दर है, ये पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो, आपकी कितनी हो जाएगी पुरुष साक्षरता दर? तो आपका 76.84%, यानी पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, महिलाओं को तुमने पढ़ने ही नहीं दिया, तो महिलाओं की साक्षरता कितनी होगी? 55.42%। कुछ आंकड़े ये भी सुन लेना, कड़वे हैं, ठीक है? तो लगभग 76 कह लो, 77 कह लो, बात एक ही है। हाँ 76.84 का मतलब होता है 77, समझे? दशमलव के 5 के बाद दशमलव का 6 लग जाए, मतलब हो गया, फिर वो एक हो गया पूरा। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे, स्थान के आधार पर निम्न की बेमेल। अच्छा चलो कुछ आंकड़े और बता देता हूं। जनगणना देखो, आप जनगणना ही देख लो, थोड़े से आंकड़े और सुना दे रहा हूं, बुद्धि यहां पर होनी चाहिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ। बेटा ये देना, झारखंड की कुल जनसंख्या बोलो, झारखंड की साहब कुल जनसंख्या, झारखंड की कुल जनसंख्या बताओ, कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? बोलो फटाफट, झारखंड की कुल जनसंख्या सर। अच्छा झारखंड की कुल जनसंख्या किसके आधार पर? 2011 की जनगणना के आधार पर।
किसके आधार पर बेटा? जनगणना के आधार पर। किसके आधार पर बोलो सर? जनगणना के आधार पर। यह है बेटा झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के आधार पर। तुमसे अगर कोई पूछ ले तो 3 करोड़, कितनी प्यारे बच्चे तुम बताओगे साहब? 3 करोड़ लाख, 3 करोड़ 30 लाख कह लो, 3.3 करोड़, 3.3 करोड़ या 3.29 करोड़ भी लिख सकते हो, एक्यूरेट लिखना चाहो। उसके अलावा और ज्यादा भी एक्यूरेट लिख सकते हो, लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा ये ध्यान रखना। झारखंड की कुल जनसंख्या तो हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बताओ? तो साहब देश की कुल जनसंख्या का ये प्रतिशत है 2.72%। यानी पूरे देश में 100 लोग हैं तो 100 लोग में से लगभग 2.72 लोग कहां रहते हैं भैया? आपके झारखंड में रहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाओ। प्रतिशतता की बात हो रही है, बुद्धि यहां चलनी चाहिए, ठीक है। झारखंड का चलो चलिए, बेमेल की पहचान कीजिए। बेमेल वाले क्वेश्चनों पर ये दिमाग के सारे जो ना ऐसे फुहारे ऐसे खुलने चाहिए। नहीं खुलेंगे तो उत्तर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा है। असली परीक्षा कौन सी है सर? यहीं पर है। कहां पर भैया? जब दसम जलप्रपात आ जाए, सदनी जलप्रपात आ जाए, जोनाह जलप्रपात आ जाए, पंचघाट जलप्रपात आ जाए, तब बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैकेंड में सर अच्छे से पढ़ा नहीं, बैकेंड में तो अच्छे से पढ़ा नहीं। चलो एक बार बता दो सभी लोग, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन सही है बच्चों। हाँ खैर वैसे तो इसको मतलब क्वेश्चन को गलत माना गया था, लेकिन अगर इसको एक बड़ा तीक्ष्ण आधार लगाते तो क्या सही कर ले जाते, क्या बुद्धि लगाते यहां पर। बेमेल देखना, ये जो आपका जलप्रपात है दसम जलप्रपात, ये कहां है बेटा? रांची जिले में। ये आपका रांची जिले में है, ठीक है, ये रांची जिले में है बेटा। ये जो सदनी जोनाह जलप्रपात है ये कहां है? रांची जिले से कुछ दूर स्थित है, रांची जिले से कुछ दूर स्थित है बेटा। ये जो पंचघाट जलप्रपात है ना, ये खूंटी से तो 5 किलोमीटर दूर स्थित है, खूंटी जिले से 5 किलोमीटर, और रांची से ये 55 किलोमीटर स्थित है, रांची से 55 किलोमीटर स्थित है। और ये जो सदनी जलप्रपात है, ये सदनी जलप्रपात बेटा ध्यान रखना, ये आपका जो सदनी जलप्रपात है ये कहां पर है? तो बेटा आपके गुमला जिले में। कौन से जिले में? गुमला डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका गुमला में। तो इस हिसाब से ये अलग हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा। मैथन बांध निम्न में से स्थित है कहां पर? गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद या रांची? विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है सही कौन सा हो जाएगा आपके हिसाब से? मैथन बांध कहां है? कौन बताएगा इसको? सर मैथन की बात कर रहे हैं, जरा सा मन कर रहा है, लगता है सही उत्तर दे ही देते हैं। बहुत देर से पूछ रहे हैं, लो दे दिया सर। तुम कह रहे थे ना नहीं दे पाएंगे, लो दे दिया। धनबाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा बच्चों? धनबाद। मैथन बांध का धनबाद सही हो जाएगा। अच्छा इसका मालिक कौन है? इसका मालिक बताओ कौन है सर? मैथन बांध का भी मालिक होता है क्या? हाँ जी बच्चों, मैथन बांध का भी मालिक होता है। मैथन बांध का मालिक जानते हो कौन है बेटा? दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये बेटा धनबाद डिस्ट्रिक्ट का है। और ध्यान देना बेटा, बराकर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? बराकर नदी के किनारे स्थित है। बराकर नदी के किनारे स्थित है। अच्छा सर बराकर नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल बेटा। धनबाद से कितने किलोमीटर दूर है ये पूछ ले तो धनबाद से बेटा 48 किलोमीटर। धनबाद कहां? पूरब साइड जो पश्चिम बंगाल सीमा लगा रही है। ये बात ध्यान रखना। रखोगे? यस और नो बोलो। हाँ जी सर रख लेंगे। ठीक, क्लियर है बच्चों? चलो एक बार फिर जोर लगा दो सब लोग, जोर लगा दो एक बार। अरुणा मिश्रा एक भारतीय क्या है? भारत तोलक है। ये क्या बेटा? भारत तोलक है।
ये भारत तोलक है या धनुर्धर है या मुक्केबाज है या हॉकी खिलाड़ी है। देखना, जब भी तुम पढ़ना ना तो एक बार जैसे मैंने तुम्हें सारे खिलाड़ी एक एक खेल लिखवाया, उसके बाद सारे खिलाड़ी लिखवा दिए, तो सारे खिलाड़ी पढ़ लेना अच्छे से। तो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी पूछा जाता है, और जब ये पूछा जाता है तो वहां बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी ना? बहुत बढ़िया। होगी ही नहीं सर, बी ऑप्शन मुक्केबाज। बी ऑप्शन मुक्केबाज। टिपिकल करने के लिए ऑप्शन इंटरचेंज कर दिए थे। जो लोग अंधी मारते हैं ना भारत तोलक, बी ऑप्शन कॉपी देख के किताब में, क्योंकि आंसर तो लगा रहता है, तो इसीलिए थोड़ा ऑप्शन कहीं कहीं इंटरचेंज कर दिए, पकड़ में आ जाते हैं। ध्यान से देख के बुद्धि खोल के उत्तर देना, इसीलिए ऑप्शन ऊपर नीचे किए। समझे? इसीलिए किए। तुम सोच रहे होगे ना कि गुरुजी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, बुद्धि लगाए हैं कि कुछ लोग किताब से देखते हैं ऑप्शन इतने का सी सही और ये टिक मार देते हैं खट से आके तीसरे नंबर पर, तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा बुद्धि, हाँ स्कैम है सर, ये तो स्कैम है। ठीक है, हाँ आप गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ, ये तो अत्याचार कर रहे हैं हम लोगों के साथ। ठीक, तुम अरुणा मिश्रा क्या है बेटा? एक भारतीय मुक्केबाज है। अरुणा मिश्रा, कहानी सुनना। 2003 में क्या मिला था बेटा इन्हें? एशियन चैंपियनशिप रही थी। एशियन चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। एशियन चैंपियनशिप जीती थी इन्होंने। एशियन चैंपियनशिप जीती थी। 2004 में क्या मिला था इन्हें? 2004 में इन्होंने क्या अचीव किया था बेटा? नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। विश्व चैंपियनशिप जीती थी नॉर्वे में। विश्व चैंपियनशिप जीती थी। विश्व चैंपियनशिप 2011 में पुलिस फायर गेम्स में, विश्व पुलिस फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। विश्व पुलिस फायर गेम्स में, पुलिस फायर गेम्स में, फायर गेम्स में स्वर्ण पदक बेटा, स्वर्ण लाई थी ये, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं ताकि अपने 25 क्वेश्चन एटलीस्ट आज हम लोग आधे क्वेश्चन तो निपटा ही दें, आधे कल वाले लेक्चर में कर लेंगे। बताओ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते हुए हुई थी। कौन से युद्ध था? भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध या भारत चीन युद्ध? बताइएगा प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट उत्तर देना है सबको। बहुत बढ़िया। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, झारखंड की शान आन बान कहे जाने वाले लांस नायक अल्बर्ट एक्का बेटा भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में इनका लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी का ये हुआ था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया चीजों को समझते हैं। अच्छा, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की बात कर रहा हूं तो एक बार जरा ध्यान से सब लोग देखना। अल्बर्ट एक्का जी का जन्म कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1942 में, 1942 से लेकर 3 दिसंबर 1971 को बेटा ये शहीद हो गए थे। लांस नायक अल्बर्ट एक्का की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मरणोपरांत इन्हें, अच्छा लांस नायक अल्बर्ट एक्का का नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बताना, कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल प्यारे बच्चे, जो लांस नायक अल्बर्ट एक्का है ना, इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। जी हाँ, कहते ना कि जीवन में इतना बड़ा कुछ कर जाओ कि शायद, हाँ जी, तो ये बिल्कुल वैसा ही था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए वर्तमान राज्यपाल, देखिए 19 में आया था, उस टाइम पे कौन था? द्रौपदी मुर्मू है। अभी कौन है? तो संतोष गंगवार जी है भाई। हाँ जी, गंगवार जी, संतोष गंगवार जी, बिल्कुल इनकी पत्नी जी को दिया था, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, एक बार बताइएगा इसका। तो उस टाइम पर तो प्यारे बच्चे यहां पर द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, उस टाइम तो द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन अभी जो मिला प्यारे बच्चे, अभी कौन है बताइए? अभी कौन है? आप में से कोई बताना चाहेगा कि सर अभी कौन है? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अभी कौन है बता दीजिएगा। अभी कौन है? तो संतोष गंगवार जी। कौन है? संतोष गंगवार। संतोष गंगवार। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि एक बार मैं सभी राज्यपाल की लिस्ट बता दूं? कौन कौन चाहता है कि एक बार सभी राज्यपाल की लिस्ट बता दूं? सर प्रथम राज्यपाल से लेकर सभी राज्यपाल की लिस्ट बता दूं? तैयार हो याद करने के लिए? आओ जरा सा, हाँ बाजू चढ़ा ले। ठीक, आओ, चलो तैयार हो, आओ जरा सा देखो यहां पे, बहुत बढ़िया, आराम से भाई। विनोद चंद्र पांडे जी, विनोद चंद्र पांडे जी,
विनोद चंद्र पांडे जी। विनोद चंद्र पांडे जी का नाम आप याद रखिएगा। विनोद चंद्र पांडे जी 15 नवंबर से ले, अच्छा विनोद चंद्र पांडे जी से भी पहले कौन, प्रभात कुमार जी का नाम याद रखिएगा। प्रभात कुमार जी को सर आप भूले जा रहे हैं। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट ही बता दीजिए, सभी ना बताइए। तो प्रभात कुमार जी का नाम देख लीजिए। प्रभात कुमार बेटा आपके 15 नवंबर सन 2000 से लेकर 15 नवंबर सन 2000 से लेकर बच्चों 3 फरवरी 2002 तक, 3 फरवरी 2002 तक, 3 फरवरी बच्चों 2002 तक आपके प्रभात कुमार कौन रहे हैं, प्रभात कुमार जी याद रखिएगा आपके राज्यपाल, पहले राज्यपाल। 1 साल 80 दिन का कार्यकाल था, 1 साल 80 दिन का कार्यकाल था इनका, 1 साल 80 दिन का इनका कार्यकाल था, याद रखिएगा बच्चों। इसके बाद विनोद चंद्र पांडे जी आते हैं। विनोद चंद्र पांडे जी के बाद कौन आता है बेटा, तो ये बता रहा हूं बेटा आपका रामा जोइस, एम रामा जोइस, याद करवा रहा हूं बच्चों। भैया सुनो, प्रभात कुमार जी बड़े विनोद प्रकार के व्यक्ति थे, और जी हां विनोद कैसे आता है, राम जी को मानने से, राम जी को पूजने से, तो एम रामा जोइस आपको याद रखना है। तो प्रभात कुमार, विनोद चंद्र पांडे और यम रामा जोइस, और एम रामा जोइस के बाद बेटा मारवाह जी। कौन भैया, आपके मारवाह जी, वेद मारवाह। तो वेद मारवाह, अच्छा राम जी को तब मानोगे जब वेद पढ़ोगे, तो वेद मारवाह जी, आपके वेद मारवाह जी किससे संबंधित है, वेद मारवाह आपके ये भी राज्यपाल हैं, चौथे नंबर के राज्यपाल थे। इसके बाद प्यारे बच्चे कौन से राज्यपाल हैं, ध्यान देना, इधर फोकस, प्रभात कुमार। एक डेट याद रखना, ये डेट तुमसे पूछ लेगा, 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक 1 साल 80 दिन का कार्यकाल था प्यारे बच्चे। और इसके बाद आपके जी, इसके बाद तो आपके और भी राज्यपाल हैं, लेकिन सबसे आखिरी वाला बता देता हूं अभी कौन है, उनका कार्यकाल क्या है एक बार बताएंगे प्यारे बच्चे। क्या इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी, एक बार बता दीजिए सभी लोग। संतोष गंगवार कब बने थे, संतोष गंगवार बताइए, संतोष गंगवार जी कब बने थे, फटाफट प्यारे बच्चे बताएंगे। संतोष गंगवार जी आपसे पूछ रहा हूं, बताइए एक बार सभी लोग, कब बने थे जी, शशि जी, खुश जी, शिलू अग्रहरी, कोमल वर्मा, गुड्डू, मधु पासवान जी। बेटा रिसेंट का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। और अभी बस रुक जाइए, 1-2 हफ्ते में मैं आप सबके लिए ना, जितने भी उत्पाद सिपाही वाले बच्चे हैं, इस पूरे जून में इतनी क्लासें लगा दूंगा ना कि तुम लोगों को मजा आ जाएगा। झारखंड जीके तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा, करंट अफेयर सारा करवा दूंगा, जितना आर्थिकी वगैरह है सब करवा दूंगा बेटा। 31 जुलाई 2024 को, कब, 31 जुलाई 2024 को ये बने थे, आपको याद होगा बच्चों। और ये आपके अभी वर्तमान में भी ठीक है। हाँ, इतनी क्लास लगा दूंगा कि पागल हो जाओगे। इसको मैं कह रही है इतनी क्लास लगा दो गुरुजी पागल हो जाएंगे, अब पागल नहीं करना है बेटा। ठीक, इधर देखो, कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, विच वन इज द राइट आंसर, जावा, सरहुल, वंदना या करम, क्या लगता है। अच्छा डेली तैयार होना तुम लोग, कसम खाते हो ना मेरे साथ कि अगले 30 दिन हिलेंगे नहीं सर, 30 दिन झारखंड जीके के सारे प्रश्न। और मैं प्रॉमिस करता हूं इसी की तरह तुम्हें हिंदी भी आने वाली है प्रैक्टिस सेट, तुमसे थोड़ा सा सरप्राइज छुपा कर रखा है, बस कुछ दिन का इंतजार और कर लो। अभी थोड़ा सा बैच अपना स्टार्ट हो जाए, जो अपना जोहार बैच है, जैसे ही जोहार बैच 10 तारीख को शुरू हो गई क्लास, उसके बाद 4-5 दिन 6 दिन बाद तुम्हारी हिंदी के प्रैक्टिस सेट, क्योंकि झारखंड जीके और हिंदी अगर किसी ने मजबूत कर ली तो समझ लो उसका पेपर निकल गया, कोई उसे हिलाने वाला नहीं है झारखंड के किसी भी पेपर में। बहुत बढ़िया बच्चों, तो बताओ जरा सा, कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। आप कहोगे जावा पर्व है। प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, हाँ वंदना है या जावा है, बताओ जरा सा, वंदना है या जावा है बेटा, वंदना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वंदना हो जाएगा, याद रखिएगा वंदना हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। तो आपका वंदना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़े, वंदना पर्व की बात करते हैं। कौन से पर्व की, वंदना। अच्छा वंदना जो पर्व है ना बेटा, ये कब मनाया जाता है, तो कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ये त्योहार मुख्य रूप से जानवरों के लिए है। ये त्योहार किस रूप से है, मुख्य रूप से जानवरों के लिए त्योहार है, जानवरों के लिए मनाया जाता है, ठीक है।
हाँ, पशु और पशुधन की महिमा के लिए मनाया जाता है झारखंड में ये त्योहार, अमावस्या को मनाया जाता है। इसका ही एक स्वरूप आपको उत्तर प्रदेश में, हमारे गांव वगैरह में भी क्या होता है प्यारे बच्चे, कि जो हमारे घर में बूढ़े लोग होते हैं वो गायों को ना वो पोत देते हैं, गेरू रंग से पोत देते हैं, ताकि जो अमावस्या की हानिकारक कीड़े हैं वो उसके ऊपर ना पड़े। तो इसी का एक कहीं ना कहीं एक्सटेंशन वर्जन जो है वे आपको यहाँ देखने को मिलता है। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति की बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर ये मनाया जाता है। उत्तम उर्वरता यानी अच्छे से जो है आगे सब कुछ हो, और परिवार की खातिर मनाया जाता है। बताइएगा करम, रोहिणी, जावा, वंदना, विच वन इज द राइट आंसर। तो अब बताइएगा सही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, जावा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो जावा है वे आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब सर कितनी बात सही है, जावा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जावा त्योहार बेटा अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये मुख्य रूप से अच्छी प्रजनन क्षमता, जो उत्तम उर्वरता का अर्थ है बेटा अच्छी प्रजनन क्षमता, देवी से ये कामना की जाती है कि अच्छी प्रजनन क्षमता रहे। किसी भी समाज में अगर उस समाज में अगर अच्छे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, हष्ट पुष्ट बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उस समाज का पतन बहुत जल्दी निश्चित है। तो अच्छी उर्वरता, अच्छी प्रजनन क्षमता के लिए मनाया जाता है, और जावा झारखंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, इस त्योहार में जो जनजाति युवतियां होती हैं, जो जनजाति युवतियां होती हैं, ये युवतियां प्यारे बच्चे एक टोकरी सजाती हैं, टोकरी सजाती हैं, टोकरी सजाती हैं। और टोकरी में जानते हो क्या होता है, अंकुरित बीज होते हैं। क्या होते हैं, अंकुरित बीज होते हैं बेटा, अंकुरित बीज होते हैं। ये बात ध्यान रखना, कई बार स्टेटमेंट बना देता है फिर वहां गड़बड़ा जाता है मामला। तो ये सारे शब्द जो है जी, ये क्या क्या पर्व नहीं है बेटा, ये बड़ी खूबसूरत चीज है। खूबसूरत चीज देखो, जहां से तुम उत्पन्न हो चुके हो वही चीज बुरी कैसे हो सकती है, खुद सोचो ना, खुद सोचो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न, अब देखो कथन वाली मैं बात कर रहा था, ये कथन वाला तुम्हारा ऑप्शन आ गया। कथन क्या कह रहा है कि कथन की सहायता से पर्व को पहचानना है। गांव की पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है, जिसमें पानी का स्तर घट गया तो पानी का स्तर घटा तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो वो उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। करम, जावा, सरहुल या टुसु पर्व में प्यारे बच्चे कौन सा पर्व है, एक बार बताइएगा सभी प्यारे बच्चे, कौन सा पर्व है। तो बिल्कुल जो आपका कौन सा, बहुत बढ़िया, एकदम सही उत्तर है प्यारे बच्चे आपका सरहुल पर्व। कौन सा पर्व, सरहुल पर्व, बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चे जी, सरहुल पर्व ध्यान रखना। कौन सा पर्व है, सरहुल पर्व है जहां पर ऐसा होता है, इसे ध्यान रखिएगा बच्चों, क्लियर रखिएगा इतनी बातें। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, ये वाला इनिशिएटिव आप सबको पसंद आया, आप सबको पसंद आया है प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ, RWA क्यों छोड़ दिया वो सब छोड़ो, ये वाला 30 दिन 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे, 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और शाम को प्यारे बच्चे आप उत्पाद सिपाही का पेपर दे रहे हो, या आप JDC का दे रहे हो, झारखंड का दरोगा का पेपर दे रहे हो, JSSC का पेपर दे रहे हो, या किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो SSC लेवल की, ताल ठोक के कहता हूं, डंके की चोट में कहता हूं बच्चों कि शाम 8 बजे वाली 8 PM वाली जो 90 दिन GK GS की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इस GK GS की क्लास अगर तुम बच्चों ने कर ली, अभी वहां पर 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज बौद्ध धर्म करने वाले हैं 6ठे टॉपिक को। वो क्लास जिस बच्चे ने कर ली, 3 स्तर पर करते हैं वो क्लास, 3 स्तर पर करते हैं। पहला स्तर थ्योरी पढ़ते हैं, दूसरा स्तर उसी में क्वेश्चन करते हैं, और तीसरा स्तर फिर उसको रिवीजन करते हैं, TQR करते हैं। और प्यारे बच्चे इस TQR को जिसने फॉलो कर लिया, जो इसने इस प्रोसेस को ट्रस्ट कर लिया, उसका GK GS का एक क्वेश्चन जब गलत हो जाए, SSC के CGL तक के पेपर की गारंटी देकर कहता हूं। और कोई यूट्यूब पर हिंदी मीडियम के लिए माइंड मैप की क्लास नहीं करवा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी वही क्लास पेड मिलती है। लोग उसके लिए हजारों हजार रुपए फ्री पेड करके उसको पढ़ते हैं। लेकिन आप बच्चों के लिए सिर्फ यही संकल्प था कि एक यूट्यूब के इतिहास में ऐसी क्लास करवा दूंगा कि GK GS का सारा काम वहीं से तमाम हो जाएगा। तो बच्चों ये क्लास आपकी रात 8 बजे चलती है, उस क्लास में आप में से सबको जुड़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आप में से क्लास करते भी हैं, एक बार जो बच्चे नए हैं उनको जरूर बताना कि उस क्लास को करने के बाद कितना मजा आता है और कितना आनंद आता है और कितना चीज सीखने के लिए मिलती है। एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक करवाता हूं, अभी इतिहास
उठाया है, इतिहास के 30 लेक्चर, फिर उसके बाद तुम्हारा ज्योग्राफी, और फिर ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद अन्य सब्जेक्ट सारे करवाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, सरहुल त्योहार की बात कर रहे थे। अब सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ है, ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानताओं के कारण या बेगारी के कारण। बेगारी मतलब होता है बिना पैसे दिए काम करवाना बेटा। लागू किए जाने वाले विरुद्ध कृषिक असंतोष से बेटा, बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि कराने से, या बेटा आपका दोनों बी और सी दोनों से। विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है प्यारे बच्चों सही कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना जो ईसाई धर्मांतरण द्वारा संसारी उड़ाव द्वारा आर्थिक असमानताएं थी, उपयुक्त आपका यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा ये बी और सी दोनों। बेगारी बलात्श्रम लागू करने से, बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करने से। ईसाई धर्मांतरण कोई कारण नहीं था। सरदारी आंदोलन का एक तो यह कारण था, अगर एक और कारण यहां पर दिया था, जो कोल सरदार थे, वो कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने चले गए थे। जब वो वापस आए तो उन्हीं के जो जमीनें थी, उन जमीनों पर और लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो वो अपने जमीनों का कब्जा वापस लेने के लिए बहुत लंबे समय तक वो संघर्ष करते हैं, और उसी संघर्षों में बहुत सारे कारण जुड़ते जाते हैं, जो इनमें से ये दो कारण भी थे। क्लियर रखना, ये 3 बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रश्न गलत नहीं होगा, गारंटी है। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? मुझे ऐसा नहीं लगता कि जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसमें से एक भी प्रश्न बाहर आया है, और मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट की बात कर रहा हूं, थ्योरी तो तुम छोड़ दो। प्रैक्टिस सेट के अंदर ही तुम में से बहुत सारे बच्चे आराम से उत्तर दे ले रहे हो, यही सबूत है कि तुम्हारा पढ़ा हुआ है बेटा, और तुमने भी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने पढ़ा दिया है, मेरा पढ़ाया। तो जब पढ़ोगे ना, जब तुम पढ़ोगे खुद से, तो बेटा बिल्कुल सही आपका ताना भगत आंदोलन 1914, आपको ध्यान रखना है 1940 आपका ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। ये बेटा 1919 में समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ? 1919 में समाप्त हुआ था। अच्छा, कई इतिहासकार अलग अलग डेट भी बताया करते हैं, तो परेशान मत हुआ करना, ठीक है। जतरा भगत और तुरिया भगत ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था बेटा? इसका नेता कौन था? जतरा भगत नेता थे, और तुरिया भगत, और कौन थे बेटा? तुरिया भगत नेता थे। जतरा भगत और तुरिया भगत आपके नेता थे, ध्यान रखना, जतरा भगत और तुरिया भगत। इसमें उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इसे किस नाम से बेटा? उरांव ताना भगत आंदोलन, इस नाम से भी जाना जाता था। उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी, उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, किस नाम से बेटा? उरांव ताना भगत। ठीक, क्लियर है बच्चों? थम्स अप दबा के बता देना एक बार, इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ जाइए सर, अगला प्रश्न बता दीजिए। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया था, वो कौन था? बताइएगा। बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, या प्यारे बच्चे आपका तिलका मांझी, या इनमें से कोई नहीं? कौन था वो नेता जिसने अंग्रेजों के जाकर सर पे ऐसे गोली मारी थी? खत्म, समझे? कौन था वो नेता जिसने अंग्रेजों के सर पे जाकर गोली मार दी थी, अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया था? बताइएगा कौन है बेटा? तो तिलका मांझी, आपको याद होगा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे तिलका मांझी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। और एक बात आपको और पता होगी, महाराणा प्रताप के बाद दूसरा सेनानी माना जाता है इन्हें, महाराणा प्रताप के बाद दूसरा। तो कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि महाराणा प्रताप जिन्होंने घास की रोटियां खाई थी, महाराणा प्रताप के बाद दूसरा सेनानी किसे मानते हैं? दूसरा सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी किसे मानते हैं? सेनानी, तो दूसरा सेनानी बेटा आपके किसे मानते हैं? तिलका मांझी को ही मानते हैं। याद रखिएगा, इन्होंने मंगल पांडे से लगभग 70 साल पहले ही 1784 की बात है। कब की बेटा बात है? तो 1784 की बात है। इन्होंने 1784 में ही अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन कर दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। किसने? बात किसकी है? तिलका मांझी की है। याद रखिएगा, अंग्रेजों के संसाधनों और हथियाने के लिए, शोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए इन्होंने आदिवासियों को संगठित करके तिलका मांझी ने, जी हां, आंदोलन कर दिया था बच्चों, ध्यान रखना। ठीक, हाँ बेटा, घास की रोटी खाई। ठीक, जीवन में स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता, घास की रोटी खा लेना, लेकिन गुलामी मत करना किसी की। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई
बहुयामी निर्धनता सूचकांक 2018 की रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास का पहल के झारखंड के बारे में निम्न अभिव्यक्त किया था। देखिए अभी क्या है ना कि ये बहुयामी निर्धनता रिपोर्ट जो गरीबी की रिपोर्ट आती है ये 2018 के बाद कब आई है, 2023 में आई है। तो 2018 वाले में तो इसने कहा था कि झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है, ये आंकड़ा इसने लिया था 2010 के बाद का। लेकिन जो प्यारे बच्चे आपका 2023 की रिपोर्ट आई है, इस 2023 की रिपोर्ट ने क्या कहा कि 2015 से लेकर 2015 से लेकर 2015-16 से लेकर कब से कब तक, 2015-16 से लेकर बेटा 2019 से 21 तक के बीच में गरीबी से झारखंड के 13.29% लोग बाहर आए हैं। 13.29% लोग बाहर आए हैं किससे, गरीबी से बाहर आए हैं। और ये 2023 की आपकी रिपोर्ट कौन सी, बहुयामी निर्धनता रिपोर्ट, बहुयामी निर्धनता सूचकांक 2023 वाला जो रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से कहा जा रहा है। तो अच्छी बात है, चलिए ये अपडेटेड आंकड़ा मैं तुम्हें दिए दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का अपडेटेड आंकड़ा ये है, ठीक है। झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया था, ये इसने 2018 वाली, अब लेकिन ये नहीं पूछेगा, पूछ क्या सकता है 2023 वाला रिपोर्ट पूछ सकती है। एक बार देख लेना कि जो देखो अब यहां से तुम्हें क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन को सिर्फ करते हुए तुम्हारे दिमाग में क्या सिर्फ ये चल रहा था कि क्वेश्चन का प्रकार कैसा था। तुमसे बेटा पूछा गया था इंडेक्सेस से, बेटा जो इंडेक्सेस होते हैं, जो सूचकांक होते हैं, इंडेक्सेस और सूचकांक होते हैं, सूचकांक मैं अभी आपके सामने ही सचिन सर से कह दे रहा हूं कि जो इंडेक्सेस और सूचकांक है ना, तो ये इंडेक्सेस और सूचकांक सचिन सर आप बच्चों के लिए ना ये क्लास लेते आना इंडेक्सेस और सूचकांक की, और इंडेक्सेस और सूचकांक आपको पूरा करवा देंगे। और खासकर इस एस्पेक्ट से कि कोई इंडेक्स या सूचकांक में झारखंड के बारे में क्या बोला है और भारत देश के बारे में क्या बोला है। ये इंडेक्सेस और सूचकांक या जो भी रिपोर्ट आई है साल भर में, पिछले साल भर की रिपोर्ट की एक क्लास नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगी। अगले हफ्ते आपको मंगलवार या बुधवार तक अपलोड करवा दूंगा, या सर आकर लाइव ले लेंगे बच्चों, तो तैयार रहना, ये सारी चीजें करवा दूंगा। तो मतलब ये इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार, ठीक है। ओके सर, चलो बहुत बढ़िया, सर भी कह रहे हैं हाँ जी करवा देंगे, ठीक है। अभी वो आईपीएल वाली उनकी क्लास आ रही है, आईपीएल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो बता देंगे। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है, बताइए। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, पहले वहीं पढ़ाते थे भाई। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं एवं लघु सीमांत जोत उपस्थित है। बताइएगा बेटा आप झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है, जो झारखंड की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो कैसी है, थोड़ा ध्यान से देखना। प्रकृति पर निर्भरता, बिल्कुल झारखंड के लोग वन उपज इकट्ठा करते हैं, यानी ये बात तो सर सही है। न्यून निवेश है, न्यून निवेश, कम निवेश करते हैं बेटा। मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल है, बिल्कुल सर। ये आपका पूर्वी वाला जो एरिया है सर, ये उत्तर वाला जो एरिया है सर, नदी घाटी क्षेत्र है सर, इतनी नदियां हैं, धान की फसल खूब अच्छी होती है, ये भी सही है सर। सर अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु एवं सीमांत जोत, जोत क्या होती है कि ये जो एरिया है ना, किसी के पास 100 बीघे का खेत नहीं है, सबके पास 5-5, 6-6 बीघे, 7-7 बीघे ऐसे छोटे छोटे जोत के आकार हैं। तो एक जो फसल, बहुत सारी फसल जैसे एक ही प्रकार की नहीं होती, किसी ने धान बो लिया, किसी ने बाजरा बो लिया, किसी ने मक्का बो लिया, ऐसे मतलब कि अपर्याप्त सिंचाई की एक तो सुविधाएं हैं, और दूसरा जो है यहाँ जोत की जो एरिया है वो बहुत छोटा है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? देखो समझे, सारा खेल यहां से सोचने का है कि क्या हो सकता है। ठीक, छऊ नृत्य की बात करें बेटा, हाँ लास्ट 2 और क्वेश्चन करा दे रहा हूं। छऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती हैं जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप होता है। छऊ नृत्य बेटा मयूरभंज, पुरुलिया, कोडरमा, विच वन इज द राइट आंसर? छऊ नृत्य की कौन सी शैली है, बताइएगा प्यारे बच्चे, छऊ नृत्य की कौन सी शैली? आप कहेंगे भाई आपका मयूरभंज है, कौन सी शैली है? तो आपका सरायकेला खरसावा वाली शैली, ये आपकी छऊ नृत्य की शैली है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। उरांव कॉम्बकट एक क्या है? चित्रकला है, नृत्य, भोजन, जनजातीय आभूषण, क्या है बताइएगा सभी प्यारे बच्चे। तो बिल्कुल सही कहा, आपका चित्रकला है, चित्रकला है, चित्रकला आर्ट फॉर्म है। बहुत बढ़िया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार फटाफट बताएंगे तो जो आपका कर्मा है यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कौन सा? कर्मा आपका सही हो जाएगा। बात किसकी है सर? कर्मा नृत्य की है। किस नृत्य की है? कर्मा नृत्य की है। आइए जरा सा ध्यान से देखते हैं कर्मा नृत्य के बारे में। कर्मा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है। झारखंड का लोक नृत्य है। याद रखिएगा क्या है भाई? झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है? आपका कर्मा नृत्य है। ध्यान रखना, झारखंड का क्या है बच्चों? लोक नृत्य है। ये एक पेड़ के नाम पर इसका नाम कर्मा पड़ा है, तो कर्मा पेड़ के नाम पर। अच्छा, इसमें बेटा आपके कर्मा और धर्मा दो भाई थे। कर्मा और पर्व भी मनाया जाता है, तो कर्मा धर्मा दो भाई की कथाएं भी इस कर्मा पर्व में सुनाई जाती हैं। एक प्रकार का लोक नृत्य है बेटा, याद रखना। ठीक है, पाइका की बात करें तो पाइका जो नृत्य है ना बेटा आपका, ये पाइका एक प्रकार का ऐसा नृत्य है जो शरीर की उत्तेजना को बढ़ाता है। क्या करता है बेटा? शरीर की उत्तेजना को बढ़ाता है। शरीर की उत्तेजना को बढ़ाने वाला नृत्य, शरीर की उत्तेजना को बढ़ाने वाला नृत्य कौन सा है? इसमें पाइका नृत्य है। बढ़ाने वाला नृत्य आपका पाइका नृत्य है। ये बात ध्यान रखना। शरीर की उत्तेजना को बढ़ाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आप कहेंगे प्यारे बच्चे पाइका नृत्य है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अच्छा, एक चीज और समझना, ये वही नृत्य है जो आपका शरीर की उत्तेजना को तो बढ़ाता है, साथ में जो साथ के साथ बेटा आंतरिक साहस को भी बढ़ाता है। आंतरिक साहस को भी बढ़ाता है। आंतरिक साहस को भी बढ़ाता है। ये बात ध्यान रखना। किसको बढ़ाता है बच्चों? आंतरिक साहस को बढ़ाता है। ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है बच्चों, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार फटाफट बता दीजिएगा थम्स अप दबा के। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर। होमगार्ड का रनिंग क्लियर हो गया। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बच्चा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। बात पाइका नृत्य की हो गई तो ठीक है। भारत की सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजातियों में से एक है आपकी संथाल जनजाति। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। पाइका, डमकच, छऊ या लहसुआ नृत्य। कौन सा ये लोक नृत्य है जिसका निष्पादन जो है वो विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है? बच्चों एक बार बता दीजिएगा। सभी का सही उत्तर आ रहा है। क्या बात है, बहुत शानदार उत्तर दे रहे हो प्यारे बच्चों। फटाफट बता देना सही क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, जो डमकच नृत्य है। कौन सा बच्चों? जो आपका डमकच नृत्य है। सी ऑप्शन प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो डमकच नृत्य है ये बेटा जब विवाह होता है किसी के दौरान, विवाह के दौरान बेटा दूल्हे के परिवार में किया जाता है डमकच नृत्य। याद रखिएगा। तो दूल्हा और दुल्हन का जो परिवार होता है, दूल्हा और दुल्हन का जो परिवार होता है, दूल्हा और दुल्हन का जो परिवार होता है, किसका बच्चों? दूल्हा और दुल्हन का परिवार होता है। उनके विवाह के समारोह में यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली बात करें झारखंड का, ये नागपुरी लोक नृत्य है। झारखंड का नागपुरी लोक नृत्य है। कैसा? नागपुरी लोक नृत्य है। याद रखिएगा, लोक नृत्य है। झारखंड का कैसा लोक नृत्य है बेटा? नागपुरी लोक नृत्य है। दूल्हा दुल्हन के परिवार में महिलाएं तथा प्रमुख महिला पुरुष द्वारा यह किया जाता है। ठीक, आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? तो यह लोक नृत्य आपका डमकच है जिसे आपको याद रखना है। पाइका मैंने आपको बता दिया। छऊ एक बात से याद रखना, ये लोक परंपराओं वाला एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो छऊ नृत्य है बच्चों, ये छऊ नृत्य आपका किया जाता है। पाइका नृत्य के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बेटा याद रखिएगा, छऊ नृत्य एक प्रकार से उत्तर पूर्वी राज्यों में आपका नृत्य परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आपका लहसुआ आता है। लहसुआ पुरुषों और महिलाओं द्वारा ढोल के साथ किया जाने वाला नृत्य है। लहसुआ आपका पुरुष प्लस महिला द्वारा किस
किस वाद्य यंत्र के साथ बेटा? ढोल के साथ नृत्य किया जाता है। किसके साथ? ढोल के साथ नृत्य किया जाता है। उसे बच्चों ध्यान रखते हैं, क्या कहते हैं? लहसुआ कहते हैं। झूमर प्यारे बच्चे फसल कटाई के दौरान किया जाता है। झूमर नृत्य कब किया जाता है? कल को झूमर नृत्य के बारे में पूछ ले कि झूमर नृत्य सर कब किया जाता है, तो फसल कटाई के दौरान किया जाता है। कब? फसल कटाई के दौरान किया जाता है। फसल कटाई दौरान आपका कौन सा नृत्य परफॉर्म किया जाता है? आप कहेंगे सर झूमर नृत्य है। ये बात ध्यान रखना, कौन सा नृत्य है बच्चों? झूमर नृत्य है जी। अच्छा, यहां पर दो प्रकार के नृत्य होते हैं। एक तो बेटा जनानी झूमर होता है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और जो ये एक प्रकार का एक प्रकार का ये नागपुरी नृत्य है, मुख्य तौर से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो आपका जनानी नृत्य है। मर्दाना झूमर इसी का एक प्रकार है जो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये बात याद रखिएगा बच्चों। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं जो मैं बताता चल रहा हूं? बिल्कुल, हर चीज नोट डाउन मत कीजिए, लेकिन सुनने पे भी फोकस कीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से, और ये सारे प्रश्न आपके कहां आए हुए हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके कहां पर, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना बच्चों। हाँ ठीक है, ठीक है। शिव पूजन। निम्न में से भारतीय आर्य भाषा नहीं है? अंगिका, कोरवा, नागपुरी, सादरी। विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है सही क्या हो जाएगा? एक बार बता देंगे सभी प्यारे बच्चे। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। अंगिका, कोरवा, नागपुरी, सादरी। अब यहां पर क्या आपको एक चीज पता होनी चाहिए? जी हाँ, कौन सा? तो कोरवा या कोरकू भारत की एक मुंडा भाषा है। जी हाँ, भारत की एक मुंडा भाषा है। बाकी सबकी सब जो है अंगिका हो गया, ये पूर्वी इंडो आर्यन भाषा है। इंडो आर्यन का अर्थ क्या होता है? कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दिमाग बुद्धि खुली होगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर ये क्या है? आपका भारतवर्ष है, ये सेंट्रल एशिया है, ये आपका मध्य एशिया है। यहां से आर्य भारत के अंदर आते हैं, सबको पता है। प्यारे बच्चों समझना कि यहां पर आर्य भारत के अंदर आते हैं, और आर्य कौन सी भाषा बोल रहे थे? तो आर्य संस्कृत भाषा बोल रहे थे। आप सबने सुना होगा, मैंने आपको शाम वाली क्लास में पढ़ाया भी है कि जो आर्यों की भाषा थी वो कैसी भाषा थी? इंडो आर्यन भाषा। ये किस प्रकार की? ये आपका जो भात्र है, भात्र को संस्कृत में भ्राता बोलते हैं, भ्राता बोलते हैं। और प्यारे बच्चे ठीक जो अंग्रेज हैं वो भी तो ब्रदर बोलते हैं। तो भात्र और भ्राता में, भात्र या भ्राता में और ब्रदर में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, प्रोनाउंसिएशन तो वैसा ही है। ठीक उसी प्रकार से जो लोग थे ना, वो लोगों की भाषा के हिसाब से भी डिवाइडेशन हमने किया, भाषा के हिसाब से भी हमने समूहों को विभाजित किया था। और यही जो समूह विभाजित हुए थे बेटा, इसी कारण से हम इसे पूर्वी इंडो आर्यन, अंगिका वगैरह, नागपुरी वगैरह रखते हैं। लेकिन जो कोरवा है ना बच्चा, ये कोई आर्य भाषा नहीं है। कोरवा कोई आर्य भाषा नहीं है बच्चों। कोरवा कैसी भाषा है? ये कोरवा, कोडुक या कोरकू एक मुंडा भाषा समूह है। कैसी भाषा समूह है? मुंडा भाषा समूह है, याद रखिएगा। मुंडा भाषा समूह है, मुंडा भाषा समूह है आपकी कोरवा। कोरवा को बेटा कोरकू कहते हैं, कोरकू भाषा कहते हैं। तो घबराना मत, कोरकू लिखकर आ जाए या बेटा कोडकू आ जाए, कोरकू आ जाए या कोडकू आ जाए, बात एक ही कही जा रही है। कोरकू या कोडकू अर्थ एक ही है प्यारे बच्चों, मतलब यही है आपके मुंडा भाषा समूह से। ये बेटा मुंडा भाषा समूह आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड से संबंधित है। कहां से? झारखंड प्लस आपका छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ। झारखंड और छत्तीसगढ़ से आपका मुंडा भाषा समूह जुड़ा हुआ है। आपकी जो अंगिका है, ये अंगिका की बात करें तो अंगिका आपकी पूर्वी इंडो आर्यन भाषा समूह से है। कहां से? पूर्वी इंडो आर्यन भाषा समूह से है, याद रखिएगा। पूर्वी अंगिका आपकी पूर्वी इंडो आर्यन भाषा समूह से, पूर्वी इंडो आर्यन भाषा समूह से है, भाषा समूह से है। ये कहां से? वही अंगिका आपकी पूर्वी इंडो आर्यन भाषा समूह से है बच्चों। और जो आपकी नागपुरी है, जो आपकी
सादरी को भी बेटा आपकी नागपुरी ही कहते हैं, और याद रखिएगा ये आपका नागपुरी के नाम से जाना जाता है। सादरी को ही बेटा किस नाम से जाना जाता है? नागपुरी के नाम से जाना जाता है। तो सादरी आपकी क्या है बच्चों? आपकी नागपुरी के नाम से ही जाना जाता है। और ये आपके नागपुरी भाषा समूह, ये आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार में बोले जाने वाली इंडो आर्यन भाषा, यानी कि जो सदानों की मूल भाषा है, जो सदानों की मूल भाषा है, ये प्यारे बच्चे है। तो झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपका ये बोली जाने वाली सदानों की मूल भाषा है। ये सदानों की मूल भाषा है, सदानों की मूल भाषा है। याद रखेंगे प्यारे बच्चे, इंडो आर्यन समूह से। कहां से? इंडो आर्यन समूह से, इसे याद रखना, इंडो आर्यन समूह से। आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? क्या कोई दिक्कत परेशानी होगी? नहीं सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, संथाली लिपि ओलिचिकी का आविष्कार किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने, व्योमकेश चक्रवर्ती ने, डॉक्टर नारायण उरांव ने, या आपका फ्रांसिस एक्का ने? किसने किया था प्यारे बच्चों? एक बार बता दीजिएगा किसने किया था। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे सही क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, जो संथाली भाषा की लिपि है, लिपि प्यारे बच्चे क्या होती है? जो मैं बोल रहा हूं ये भाषा है, जो मैं लिख रहा हूं ये देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार से संथाली एक भाषा है, संथाल में एक भाषा बोली जाती है और उसकी एक लिपि है। उस लिपि को आप लोग ओलिचिकी लिपि कहते हो। क्या कहते हो? बोलो मेरे साथ। हाँ इधर, हाँ इधर देखो, क्या बोलोगे? सर, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने इस लिपि का आविष्कार किया था कि इस भाषा को ओलिचिकी लिपि कहते हैं। क्या प्यारे बच्चे? ओलिचिकी लिपि कहते हैं। विकास किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने किया था। जी हाँ, समुदाय सिर्फ 80 साल पहले आविष्कृत एक लिपि का उपयोग कर रहा है। ये समुदाय जो अभी 80 साल पहले आपका क्या हुआ है, एक लिपि बनी है, इसी का ये लिपि बनी, उसका प्रयोग कर रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है। कौन सा समुदाय भैया? संथाली समुदाय। ध्यान रखना, संथाली समुदाय की बात कर रहे हैं। ओलिचिकी लिपि कब खोजी गई? कब खोजी गई? लगभग 1925 में, 1925 में खोजी गई। ये याद रखिएगा। किसके द्वारा? हाँ ठीक। जो पहली बार आपने देखा होगा कि मयूरभंज में जब प्रदर्शनी लगी थी, तो 1939 में पहली बार इस लिपि को वहीं पर दिखाया गया था जनता के सामने। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? थम्स अप दबा दीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती हैं? गिरिडीह में, कोडरमा में, दुमका में, या दोनों में से कहीं नहीं? प्यारे बच्चे, अभ्रक की जो खाने हैं वे आपकी कहां देखने के लिए मिलती हैं? गिरिडीह और कोडरमा, गिरिडीह जिला और कोडरमा या दुमका, विच वन इज द राइट आंसर? तो सर जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये गिरिडीह और कोडरमा दोनों जिलों में पाई जाती। कहां पाई जाती? बोलिए। गिरिडीह और कोडरमा दोनों जिले में पाई जाती है। याद रखिएगा बेटा। और एक समय था जब शहर के विश्व स्तर पर अभ्रक उत्पादन होता था, और इसे बेटा कोडरमा को ही हम लोग क्या कहते थे? कोडरमा को ही हम लोग भारत की अभ्रक राजधानी कहते थे। भारत की अभ्रक राजधानी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? भारत की अभ्रक कैपिटल। कैपिटल बोले तो अपनी राजधानी। कौन? कोडरमा। बोले कौन? कोडरमा। ये बात ध्यान रखना। चलो आई बात समझ में? बिल्कुल। और राजस्थान में अभ्रक का अनुमानित जो राजस्थान है वो बेटा आपके दूसरे स्थान पर पहुंच गया अभ्रक उत्पादन में। ठीक, अजमेर वजमेर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति, 3 सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति तो आपको बता दी थी सर मैंने। आज मैं पूछ रहा हूं झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति का नाम बता दो। विच वन इज द राइट आंसर? खूंटी, पाकुड़, लातेहार, लोहरदगा, विच वन इज द राइट आंसर? आपको निम्नलिखित में से बताना है कौन सी झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। तो बिना सोचे उत्तर लगाना है, एक्यूरेट उत्तर आना चाहिए हर एक बच्चे का। जी, आप सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सॉरी जनजाति कह रहा हूं,
सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बता दो, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो आपका लोहरदगा आपका सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। झारखंड में लोहरदगा झारखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला है। और बेटा जो सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो कौन सा है? रांची है। कौन सा? रांची। अच्छा जनजाति बताना सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो रांची सबसे अधिक जनजाति, सबसे अधिक जनसंख्या है। कहां पर सबसे अधिक जनसंख्या? बेटा कहां है जनसंख्या? कहां है? रांची। बेटा रिसोर्सेज जहां ज्यादा होंगे लोग वहीं तो जाकर बसेंगे, नौकरियां जहां ज्यादा होंगी। बिल्कुल। झारखंड का घनत्व कितना है? झारखंड का जन घनत्व आपका कितना है? आपसे पूछा जाए झारखंड का जन घनत्व, तो झारखंड का जन घनत्व बताइए सर। तो झारखंड का जन घनत्व हो जाएगा 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 101 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 414 वर्ग प्रति किलोमीटर, वर्ग प्रति किलोमीटर लोग रहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया तरीके से समझिएगा जी। राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है? हाँ जी बिल्कुल, राष्ट्रीय औसत से। क्या? झारखंड का जो राष्ट्रीय औसत है 382 वर्ग प्रति किलोमीटर है। अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में जितनी जमीन है उस जमीन में 1 वर्ग प्रति किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। कितने बेटा? 382 लोग रहते हैं भारत में, लेकिन आपके झारखंड के अंदर आपको 414 वर्ग प्रति किलोमीटर लोग रहते हैं। याद रखिएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर रखिए। लिंगानुपात 943 है, 943 आपका लिंगानुपात है, जो पूछ रहा बच्चा उसके लिए। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार के सभी गांवों को उपलब्ध कराना है। पेयजल, बिजली, सुलभ शौचालय, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा। विच वन इज द राइट आंसर? देखिए आप में से बहुत सारे बच्चों साथ मिलकर शुरू करे थे, लेकिन प्यारे बच्चे बहुत लोग हार मान जाएंगे, तो सिलेक्शन भी तो बहुतों को नहीं लेना है ना, तुमको लेना है। तो प्यारे बच्चे ये जो 30 दिन का इनिशिएटिव शुरू किया है कि 30 दिन 30 पेपर करेंगे साथ मिलकर, तो बच्चों इसके पीछे का उद्देश्य बड़ा पवित्र है। देख लेना, जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन है वो तुम्हारे एक नहीं गलत होंगे, बाकी संभावित प्रश्न भी बताते चल रहा हूं, मल्टीपल ऑप्शन भी आपको इसके साथ एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। तो ये आपको, आप अगर तैयारी कर रहे हो और अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको इसका महत्व तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पेपर करने वाले आने वाले समय में बच्चों। तो मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना बिजली से संबंधित थी। मतलब सर जो योजनाएं हैं झारखंड की, उन योजनाओं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। किसने चालू की थी? तात्कालीन मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना की, या पिछले वाले ने कौन सी योजना की, या उससे पहले जो सरकार रही है उसने क्या योजना की? ऐसा 3-4 मुख्यमंत्री जो रिसेंट के रहे हैं उनके बारे में पता होगा तो ये प्रश्न नहीं गलत होगा, 110% श्योर है। लेकिन नहीं पता होगा तो भैया क्या करके आएंगे? गोबर करके आएंगे। गोबर नहीं करना है, ध्यान देना बच्चों। भैया झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सौभाग्य योजना शुरू की थी जी। कितने गांव में? लगभग बेटा 29,376 जो गांव थे। कितने गांव थे? 29,376 गांव में बिजली पहुंचाना, बिजली जो है, बिजली मुहैया कराना या पहुंचाना आपका काम था इस योजना का, सौभाग्य योजना। एक एक्सेप्टेड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक, लालकी घाटी नाम से विख्यात चुटपालू घाटी इस जिले में स्थित है। बेटा बताना है, जो आपकी चुटपालू घाटी है ये आपका लालकी घाटी के नाम से जानी जाती है। ये बेटा किस जिले में स्थित है? तो रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर। रांची जिले से जब तुम रामगढ़ की ओर जाओगे ना बेटा, तो 30 किलोमीटर दूर आपका NH-33 पड़ेगा। इस नेशनल हाईवे 33 में जब आगे बढ़ोगे तो रामगढ़ जिला पड़ेगा। इसी रामगढ़ जिले में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा भैया? चुटपालू घाटी। पूछे तो बता देना।
ठीक है भाई। और जी बहुत बढ़िया, चुटपालू घाटी बेटा, चुटपालू घाटी में बरगद के पेड़ से किसे लटकाया गया था? टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को। किसको भैया? ध्यान रखना, दो नाम बड़े प्रचलित हैं। संभावित प्रश्न क्या बन सकता है कि टिकैत कौन? टिकैत उमराव सिंह, ध्यान देना बच्चों, इसी चुटपालू घाटी की बात कर रहा हूं। टिकैत उमराव सिंह और आपका शेख बिहारी सिंह, और कौन? शेख भिखारी भिखारी को, ये दो बहादुर दिलों को 1857 की विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के बाद जब 1857 के विद्रोह के बाद जब रांची पर कब्जा किया जा रहा था, तो अंग्रेजों को रोकने का काम किसने किया था? टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी सिंह ने किया था। भैया इनको क्या कर दिया गया? इनको फांसी में टांग दिया गया। आज जो झारखंड का युवा शांत है, झारखंड का युवा जो सोया हुआ है, जो जागृत नहीं है अपने हकों की लड़ाई के लिए, वो इंतजार कर रहा है किसी रहमो करम का कि भर्ती आएगी, पेपर देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो झारखंड का युवा अपने पूर्वजों से सीखे कि टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी सिंह जैसे लोगों से, कि इन्होंने रांची पर कब्जा ना होने के लिए अपने जान को शहीद कर दिया। और विद्रोह के बाद 1858 में 1858 में, कब बच्चों? 1858 में इनको फांसी दे दी गई, पेड़ से टांग कर। किस पेड़ से लटकाया गया था? प्रश्न पूछता है। रामगढ़ में, चुटकुल घाटी में बरगद के पेड़ से बच्चों, किसके? बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई थी। ये बात ध्यान रखना। समझ में आया बात? समझ में आ रही है बात? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। सत्य कड़वा लगता है, दिल भी दुखता होगा, समझे, लेकिन क्या किया जा सकता है? दोबारा बुला लिए हो चाचा को, अब चाचा जो कह रहे हैं कर रहे हैं, अब झेलो, समझे। जो सत्य है वो सत्य है। ठीक, गलत जोड़े की पहचान करें। गलत जोड़े की पहचान: बैद्यनाथ मंदिर देवघर, तपोवन रामगढ़, हल्दी घाटी मंदिर गुमला, जगन्नाथ मंदिर रांची। देखो, जब पढ़े लिखे सभ्य और सुसज्जित लोग राजनीति को छोड़ देते हैं, तब मूर्ख लोग राजा बन जाते हैं। और अंधेर नगरी चौपड़ राजा की कहानी सुनी है ना, तो कुल वैसी ही सारी कहानी झारखंड में भी चल रही है। तुमको भी पता है कब से गोली दी जा रही है। अब होगा फिजिकल, अब होगा कल, होगा फिजिकल परसों, होगा, हो जाएगा। चलो एटलीस्ट अपना उत्पाद सिपाही का पेपर करा लें, आप में से कुछ बच्चों का जीवन तो बन जाए। आगे फिर झारखंड पुलिस के लिए संघर्ष तो जारी रहेगा। ठीक, हाँ भैया, गलत जोड़े की पहचान करें। बैद्यनाथ मंदिर, तपोवन रामगढ़। बताओ भैया, ये जो तपोवन है क्या ये रामगढ़ में है? एक बार बताना। बैद्यनाथ मंदिर तो सर देवघर वाली बात सही है बेटा, हल्दी घाटी मंदिर गुमला सही है सर, जगन्नाथ मंदिर का रांची सही है सर, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तपोवन रामगढ़ में है? तपोवन पवित्र शिव मंदिर है। तपोवन बेटा, तपोवन जो है यहां पर ये है बेटा आपके देवघर में। कहां है? तपोवन आपका देवघर में है। और बेटा तपोवन महादेव के नाम से जाना जाता है। तपोनाथ ये शिव मंदिर है, और इसे तपोवन को तपोनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। बच्चों ध्यान रखना, तपोनाथ महादेव के नाम से इसे जानते हैं। क्लियर रखना, इतनी बातें रखोगे बहुत अच्छे से। यह भारत झारखंड राज्य का संथाल परगना क्षेत्र पड़ता है। संथाल परगना का
प्यारे बच्चे याद रखना, संथाल परगना का जो मंडल पड़ता है, संथाल परगना मंडल पड़ता है, उसी के अंदर आता है देवघर जिला। देवघर भूल तो नहीं रहे हो, उसी के अंदर है ये मंदिर, ध्यान रखना। हल्दी घाटी मंदिर बेटा कहां पर है? हल्दी घाटी मंदिर तो बेटा गुमला जिले में है, इस बात को ध्यान रखना। गुमला जिले में कहां पर? कोरंबे गांव में। कोरंबे गांव में, कौन से गांव में बच्चों? कोरंबे गांव में, ये बात ध्यान रखना। कौन से गांव में? कोरंबे गांव में। कोरंबे गांव में है ये बेटा, सही है बात, आई बात समझ में? ये कौन सा गांव में है? कोरंबे गांव में है। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, ये कोरंबे गांव में है आपका हल्दी घाटी का मंदिर। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि यहां पर पहले शासक कोल तेली राजा थे, बाद में रक्सेल यहां आए। तो बेटा आपका कौन सा? ये हल्दी घाटी मंदिर है कोरंबे में, हल्दी घाटी मंदिर, ये ध्यान रखना। हल्दी घाटी मंदिर कौन सा है बच्चों? कोरंबे है। कोरंबे हल्दी घाटी का मंदिर है बेटा कोरंबे। और दूसरी बात याद रखना, यहां पहले बाद में रक्सेल राजा है, बाद में रक्सेल राजाओं का राज हुआ, लेकिन उससे पहले यहां कोल तेली, इससे पहले यहां कोल तेली राजा आपको देखने के लिए मिलते हैं, कोल तेली राजा देखने के लिए मिलते हैं। यस और नो? बहुत बढ़िया। और बेटा जो जगन्नाथ मंदिर रांची है, इस मंदिर की स्थापना 1691 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1691 में नागवंशी शासकों ने, किसने किया था? नागवंशी शासकों ने किया था। ये बात समझना, ये बात क्या समझोगे? नागवंशी शासकों ने किया था 1691 में। नागवंशी शासक कौन थे? ठाकुर अनीशाह। ठाकुर अनीशाह, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? ठाकुर अनीशाह ने की थी। क्लियर रखना इतनी बातें, सर क्लियर रहेंगी। बढ़ जाते हैं आगे बच्चों। इधर देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण करता है। बताइए प्यारे बच्चों किसका निर्माण करता है? बेटा 18.59% या उसके बाद बेटा 29.61% या 81.27%। विच वन इज द राइट आंसर? बताएंगे प्यारे बच्चों सही क्या हो जाए। बहुत बढ़िया, एक बार सभी थम्स अप दबा के बता देना कि इतनी बातें क्लियर है। क्या शानदार उत्तर दे रहे हो, बहुत जबरदस्त उत्तर दे रहे हो बच्चों। बिल्कुल हारना और डरना सीखा ही नहीं हमने। जी हाँ बता दो इधर, क्या लगता है सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल 29.61%। कितना? 29.61%। ध्यान रखना प्यारे बच्चे, ये अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है लगभग 29.61%। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR था, ISFR 2019, इसने बताया कि इतना है बेटा। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.62% है, ये बात याद रखिएगा। चलो इतनी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को देखते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है झारखंड में वन कोटियां हैं, कौन सी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन है, उष्णकटिबंधीय। अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जीवन पर्यंत उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में कंफ्यूज नहीं हो गए। आज जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसके बाद जीवन पर्यंत कभी कंफ्यूज हो जाना तो कहना गुरुजी तुमने क्या पढ़ा दिया था, बेकार पढ़ाया था। इधर देखो सुनो, ये तुम्हारी भूमध्य रेखा है, ये तुम्हारी कौन सी है बेटा? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में आपको कर्क रेखा देखने के लिए मिलेगी, क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी 23.5 डिग्री दक्षिण में आपको मकर रेखा देखने के लिए मिलेगी, मकर रेखा देखने के लिए मिलेगी। प्यारे बच्चे जब भी कभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों, उष्णकटिबंधीय वनों की बात की जाए तो ये वाला जो रीजन हो जाएगा, इस रीजन में पाए जाने वाले वनों को उष्णकटिबंधीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय। क्या बोलेंगे बच्चों? उष्णकटिबंधीय वन। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और सर इससे ऊपर पाए जाने वाला जो वन होगा, जो आपका जैसे कर्क रेखा से ऊपर कौन है? कर्क रेखा से ऊपर तो प्यारे बच्चे आपका हिमालय है। तो हिमालय में पाया जाने वाला वन क्या कहलाएगा? हिमालय में पाए जाने वाले उपोष्णकटिबंधीय। तो इस व्हाइट वाले एरिया के वनों को क्या कहेंगे हम? उपोष्ण। क्या कहेंगे बेटा? यहां पर जो वन पाए जाएंगे उपोष्ण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इन्हें कहते हैं बेटा टेम्परेट रीजन। ये टेम्परेट है। और ये आपका, इसे उष्णकटिबंधीय को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल
तो कुल मिलाकर आपका जो झारखंड है उसमें क्या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन कहते हैं। अब पतझड़ी का मतलब होता है जहां पर पत्ते झड़ जाएं ताकि वो अपनी, जी हां, बारिश कम हो तो अपनी नमी को ज्यादा बाहर ना निकालें, ज्यादा वाष्पित ना हो। तो क्या झारखंड में ऐसा जलवायु है? हाँ जी, बात तो है, ऐसी बात तो है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, क्या उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन ऐसे वन हैं जहां पर यह हो सकता है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, बिल्कुल सही कहा प्यारे बच्चे। उप उष्ण कटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, बिल्कुल ये भी है। तो डी ऑप्शन ये सभी हो जाए। ठीक है, ठीक बच्चों, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लावालोंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न में से कहां पर है भाई? वन्य जंतु अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेटा देवघर जिला, चतरा जिला, बोकारो जिला, गढ़वा जिला। विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है बताओ? सभी को उत्तर देना है, प्रत्येक बच्चे का उत्तर चाहिए मुझे कमेंट में। या तो तुम अपनी कॉपी में लिख रहे हो या तो अपने कमेंट में लिख रहे हो। लिखना जरूरी है, उत्तर देना जरूरी है प्रत्येक बच्चा, क्योंकि तुम्हें और दूसरे का देख के उत्तर नहीं देगा। तुम्हें कसम है अपने सिलेक्शन की, कोई दूसरे का देख कर उत्तर नहीं देगा और अपना उत्तर स्वयं देना है बच्चों। बहुत बढ़िया। देवघर, चतरा, बोकारो, गढ़वा, विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है प्यारे बच्चों, सही क्या हो जाएगा? लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य कहां है बेटा? तो चतरा उपखंड कहां पर प्यारे बच्चे? चतरा, बिल्कुल सही। आपका चतरा सही हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चतरा जिला सही हो जाएगा। कुछ आपको अभयारण्य बता रहा हूं और कुछ आपको अभयारण्य बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बोलो बेतला सर, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां है? क्या बताओगे सर? बेतला आ जाए तो लातेहार बताना। क्या? लातेहार डिस्ट्रिक्ट बताना। बेतला आ जाए तो लातेहार बताना। बेटा पलामू अभयारण्य आ जाए तो पलामू अभयारण्य की बात की जाए तो पलामू अभयारण्य कहां है बेटा? आपके पलामू में। कहां पर? पलामू में। पलामू अभयारण्य कहां है बेटा? आपके पलामू में। आपसे पूछ ले हजारीबाग अभयारण्य कहां है? तो हजारीबाग अभयारण्य तो बेटा आपका, हजारीबाग अभयारण्य तो कहां है बेटा? आपके हजारीबाग में, ऑब्वियस है हजारीबाग में होगा। बेटा आपका जो दलमा अभयारण्य है, दलमा अभयारण्य है, ये कहां है? तो दलमा अभयारण्य बच्चों, दलमा अभयारण्य ध्यान रखना पूर्वी सिंहभूम में। कहां? पूर्वी सिंहभूम में है, ये याद रखना। कहां पर है बच्चों? पूर्वी सिंहभूम में दलमा अभयारण्य। दलमा के बाद बेटा तोप चाची अभयारण्य कहां है? तोप चाची बेटा आपके धनबाद में है। कहां? धनबाद में है। तोप चाची कहां है? धनबाद में। और बेटा ये जो दालमा है ना, ये पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला खरसावां जिले में, इन दोनों जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तोप चाची के बाद बेटा आपका कोडरमा अभयारण्य कहां है? ऑब्वियस है कोडरमा अभयारण्य कहां होगा? कोडरमा में होगा। कहां होगा? कोडरमा में होगा। ये बात समझना, आई बात समझ में? तो ये सांकेतिक रूप से, वैसे डिटेल में सब याद कराया तो मेरे लास्ट वाला जो 16 वाले लेक्चर है उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देना इधर। झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन डैश बार लागू हुआ? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। बेटा झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार। विच वन इज द राइट आंसर? कितनी बार हो गया? तब आप तुम कहना कि गुरुजी बात जब हो तो बेटा आपके 3 बार की हो, क्योंकि यहां जो 3 बार है वे आपके 3 बार कौन कौन से हैं, कोई बताना चाहेगा? तो बिल्कुल प्यारे बच्चे, पहला फर्स्ट जो था आपका, जो फर्स्ट था आपका, फर्स्ट जो था, इस फर्स्ट की बात की जाए बच्चों तो आपका जो फर्स्ट था, जो आपका फर्स्ट था, ये आपका 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक रहा और ये 345 दिन तक चला। कितने दिन तक? 345 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा। कितने दिन तक रहा बच्चों? 345 दिन तक राष्ट्रपति शासन आपको यहां देखने को मिलता है। दूसरा बताओगे सर? दूसरा आपका आ जाएगा जो सेकंड है, जो आपका सेकंड है, जो आपका दूसरा है बच्चों, ये 1 जून 2010 से लेकर 1 जून 2010 से लेकर बेटा 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक था। टोटल बेटा 102 दिन चला। कितने? 102 दिन चला था। 2 दिन आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। थर्ड आपका जो राष्ट्रपति शासन था, ये आपका 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक था और लगभग 176 दिन आपका ये राष्ट्रपति शासन
चला था। तो कुल मिलाकर ये 3 बार राष्ट्रपति शासन कब कौन सा लागू हुआ ये आपको पता होना चाहिए। पता रहेगा बच्चों? एक बार फटाफट बताना, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार थम्स अप दबा के बता देना, हाँ जी गुरुजी इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं। जी हाँ, राम बाबू कोहली जी, एमपी वाले बच्चों के लिए बहुत जल्द बहुत कुछ ला रहा हूं, और जीके जीएस वाली जो क्लास चल रही है ना वो कंटिन्यू रखो एमपी वाले, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न तुमसे क्या कह रहा है भाई? झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र 48 लाख हेक्टेयर है या आपका 38 लाख हेक्टेयर है? बताइए झारखंड राज्य का जो कृषि योग्य क्षेत्र है बेटा वो कितने लाख हेक्टेयर है? बहुत बढ़िया, 38 लाख हेक्टेयर है। कितना है बच्चों? 38 लाख हेक्टेयर है, ठीक। अगला प्रश्न, झारखंड कृषि का प्रदर्शन कैसा करता है? राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, राष्ट्रीय औसत के जो नेशनल एवरेज है लगभग उसके बराबर, ये राष्ट्रीय औसत से मामूली सा ऊपर। आपको ये बताना है प्यारे बच्चे कैसा करता है। तो कैसी राष्ट्रीय, बेटा झारखंड की बात कर रहे हैं बच्चों। हाँ क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा बच्चों, आपको समझ में आ रहा है क्या बात है? राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, जी बिल्कुल ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, निम्न आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। झारखंड में नकदी फसलों के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा, देखो ये सब कृषि से आ रहा है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ रहा है, एग्रीकल्चर पर भी फोकस करना है। 15%, 10%, 20%, कितना जोत है, क्या कैसे जोत वगैरह है। तो कृषि यानी एग्रीकल्चर का अगर टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन आपके वहां से भी फंस लेते हैं। तो 5% आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वे एग्रीकल्चर बेस्ड है सर, एग्रीकल्चर बेस्ड है। चलिए, नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है कि विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? अगर किसी एजेंसी की हाल ही में स्थापना हुई है तो उसके बारे में पढ़ना प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो आप याद रखिएगा, बात 19 फरवरी की है। कब की? 19 फरवरी 2001 की बच्चों, 19 फरवरी 2001 की है। इस 19 फरवरी 2001 में बेटा आपका जो GRED था, आपका कौन सा? ये प्यारे बच्चे GRED जेडा, इसकी स्थापना की गई थी फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इसमें अक्षय ऊर्जा को बनाने के लिए ये एक नोडल एजेंसी है प्यारे बच्चे। इसी योजना के तहत सौर योजना को भी शुरू किया गया था। दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत डैश की योजना कृषकों की सहायता से करने के लिए घोषित किया था बेटा 2250 करोड़, 1250 करोड़, 2250 करोड़। बताइएगा प्यारे बच्चे क्या सही हो जाएगा? टेलीग्राम लिंक सर सचिन सर एक बार लगा देंगे बच्चों के लिए, लगा हुआ है। अच्छा, टेलीग्राम लिंक आज लगा हुआ है। आपको पीडीएफ, आपको जो सारी चीजें हैं वे आपको अगर नहीं मिलती तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। झारखंड से रिलेटेड सारी अपडेट डालता रहता हूं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं, बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। तुम्हें कसम है अपने सिलेक्शन की, कोई लड़कियों वाले ग्रुप में नहीं जाएगा और ना कोई लड़की लड़कों वाले में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन खोलोगे जी, वहां पर तुमको ग्रुप मिल जाएंगे, उन पे ज्वाइन हो जाना और ज्वाइन होकर प्यारे बच्चे आगे सारी अपडेट हम लोग डायरेक्ट करते रहते हैं। कुछ स्पेशल आपको शेयर करना होता है तो वहां शेयर कर दूंगा, ठीक। दिसंबर 2018 में झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि योजना, डायरेक्ट उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है बच्चों, आप हमेशा कर सकते हो। तो 2250 आपको क्लियर हो जाएगा, 2250 बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2250 की बात हो गई। तो मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत किसानों की मदद करने के लिए 2250 करोड़ के लिए यहां पर यह घोषित किया गया था। 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को 5000 रुपए, ठीक है, 5000 रुपए 1 एकड़ से कम वाले भूमि वाले किसानों को 5000 रुपए दिया जा रहा है, ठीक। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है? गुप्त गंगा पर्वत, देवघर का त्रिकुट पर्वत, पद्मा, हजारीबाग, लातेहार का छोटा नागपुर पठार। विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है प्यारे बच्चे? बहुत बड़े, हाँ निकाल दिया जाएगा, अभी एक दिन छाटेंगे, एक दिन छाटेंगे, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर प्यारे बच्चों आपका, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बातें क्लियर है? एक बार बताइए सभी प्यारे बच्चे, इसका क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल छोटा नागपुर का पठार, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चे। लातेहार छोटा नागपुर का पठार आपके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक।
अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो लातेहार आपका जो छोटा नागपुर का पठार है, दामोदर नदी का स्रोत छोटा नागपुर, ठीक, इसका मुहाना कहां है, कोई बताएगा? मुहाना किसी भी नदी का सर, किसी भी नदी का सर जहां से वो निकलती है उसे उद्गम बोलते हैं, जहां जाकर वो अपना जल गिरा देती है उसे मुहाना बोलते हैं। इज इट क्लियर सर? हाँ, मृत्यु आ जाएगी लेकिन ये नहीं भूलेंगे हम सर, नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि सर हमने कसम खाई है आपके साथ, हाँ, कि ये तो नहीं भूलना है सर। रिवर 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 बह रही है, बह रही है रिवर, ठीक है, वो जहां बह रही है उस क्षेत्र को, उस रीजन को क्या बोलते हैं? अफवाह बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? अफवाह। बिल्कुल, हुगली नदी, मुहाना कहां है बेटा? हुगली रिवर, हुगली, हुगली, बहुत बढ़िया, ध्यान देना इधर। चलो भाई, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान कीजिए। भैया बेमेल जोड़े कौन से हैं? आपको क्या यहां पर दीपिका कुमारी तीरंदाजी करती हैं, बात तो ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर है, लग तो ऐसा ही रहा है, क्या क्रिकेटर है? मुझे तो लगता है यही वाला गलत है, तुम्हें क्या लगता है बताओ जरा सा? हाँ जी, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी है, बिल्कुल सही, हॉकी के जादूगर बेटा। लेकिन प्रतिमा कुमारी क्या कुश्ती करती हैं? कहीं ये भारत्तोलक तो नहीं है, कहीं ये वेट लिफ्टर तो नहीं है, कहीं ये वेट लिफ्टर तो नहीं है, बात तो कुछ ऐसी लग रही है सर। जी हाँ, बात आपकी किसकी है? तो प्रतिमा कुमारी की बात है। तो प्रतिमा कुमारी एक भारत्तोलक है। क्या है बच्चों? भारत्तोलक, भारत्तोलक है, भारत्तोलक है। जी हाँ, भारत्तोलक है, भारत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है, भारत्तोलक, तोलक है, भारत्तोलक है, ठीक, बहुत बढ़िया। 2002 में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ में, 2002 में मैनचेस्टर में जो कॉमनवेल्थ हुआ था ना बेटा, मैनचेस्टर में एक ऐसी खिलाड़ी है झारखंड की, मैनचेस्टर में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीते थे, गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीते थे, 2 स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने, 2 स्वर्ण पदक जीते थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पता होगी बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बेटा, निम्न में से 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, किसने जीता था? एक बार बताइएगा सभी जी। मिसाल बेंजामिन लकड़ा ने, या फिर बेटा आपका दीपिका कुमारी ने, लक्ष्मी पाड़िया ने, प्रतिमा कुमारी ने, किसने जीता था प्यारे बच्चे? एक बार आप सभी बता देंगे कि विच वन इज द राइट आंसर, आपका सही क्या हो जाएगा? किसने जीता था? बहुत बढ़िया, दीपिका कुमारी ने जीता था, बिल्कुल सही उत्तर जा रहे हो आप लोग, दीपिका कुमारी, ठीक। यानी खेल और खिलाड़ी से भी सर प्रश्न आते हैं, और खेल और खिलाड़ी का टॉपिक हमें कंटेस्ट होना चाहिए, प्रत्येक खिलाड़ी ने क्या, कब, किसने जीता, ये आपको पता होगा, तो मैं आपसे प्रश्न गलत करके दिखा दो। जब हमको सब ये पता है सर, ये पेपर कराने का पीछे का उद्देश्य यही है कि आपको पता हो कि पूछा क्या जाता है, और साथ के साथ आप चीजें भी सीख रहे हो, समझे? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जेई ग्रास का विस्तृत रूप क्या है? झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंट सिस्टम, या निम्नलिखित में से और कोई? विच वन इज द राइट आंसर? आपके हिसाब से प्यारे बच्चे सही क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है बेटा। सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका उपयोग वेबसाइट का उपयोग करके झारखंड सरकार को गैर राजस्व के किसी भी प्राप्तियों का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। तो जिग्रास का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन, हाँ, झारखंड को आप टैक्स वगैरह देना चाहते हैं जी। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात उत्पादन करता है? बेटा 40 से 50%, 20 से 25%, 10 से 15%, 30 से 40%, कितने प्रतिशत करता है? तब आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? तो ये आपका जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ, 20 से 25% बिल्कुल सही कहा। तो कितने प्रतिशत इस्पात उत्पादन करता है? 20 से 25%। झारखंड राज्य का पशु है शेर, हाथी, हिरण, अजगर, बताइए क्या लगता है झारखंड का पशु क्या है? सर झारखंड की प्लेलिस्ट नहीं मिली, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक ठीक, बताओ एक बार फटाफट बता दो सभी प्यारे बच्चे, एक बार सभी उत्तर दे दो। आज अंतिम में बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सभी सुनकर जाना, फटाफट बताओ। झारखंड राज्य का पशु, झारखंड राज्य का पशु आपको बताना है प्यारे बच्चे। जी हाँ, आपका झारखंड का राजकीय क्या पशु है? तो भारतीय हाथी, भारतीय हाथी सर, भारतीय हाथी, जो इंडियन एलिफेंट है ना बच्चों, ये भारतीय हाथी जो है, जिसे वैज्ञानिक नाम पर प्यारे बच्चे एलिफस मैक्सिमस कहते हो, एलिफस मैक्सिमस कहते हो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस कहते हो, मैक्सिमस इंडिका, इंडिकस, 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 इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, भारतीय हाथी
आपका झारखंड का राजकीय पशु है, याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक ठीक। आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है ना, उसमें जो आईयूसीएन की आती है ना बेटा, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट आती है, रेड लिस्ट, उसमें इसे शामिल किया गया है बच्चों, रेड लिस्ट में शामिल किया। बड़े शिकार होते हैं बेटा, इनकी पोचिंग बहुत ज्यादा होती है, शिकार जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक, ध्यान रखना। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन, जी हाँ, वो कहां पर आयोजित किया गया है? धनबाद, रांची में। अच्छा 2019 में। तो आपका इससे क्या, इस प्रश्न से तुम क्या सीख रहे हो कि कोई भी सम्मेलन अगर हुआ है हाल फिलहाल में तो वो तुम्हारे कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, हाल फिलहाल में वो आपका, जी हाँ, ठीक। बताइए प्यारे बच्चे, क्या लगता है? बहुत बढ़िया, आपके रांची में हुआ था, उस टाइम पे तो रांची में हुआ था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए जो हाल फिलहाल में हुए। इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड्स प्राप्त हुआ है। झारखंड स्थित एनजीओ युवा झारखंड स्थित आपका समुदाय, तो एक झारखंड स्थित आपके एनजीओ हैं, तो इन्हीं को हुआ है प्यारे बच्चे, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से अगर किसी को अवार्ड वगैरह मिले हैं, तो प्यारे बच्चे अवार्ड वगैरह मिले हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली झारखंड सरकार ने किसी को अवार्ड दिया है, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को सम्मानित किया है, तो वो आपके उसमें नोट डाउन होना चाहिए। तो मैं